मेरा नाम कोमल है। मेरी माँ बीमा में रहती थी। मेरी शादी हो चुकी थी। हमारा दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि मेरी माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन मेरे सौतेले भाई आपकी पहली पत्नी थी और वो मेरी माँ की पत्नी थी। उसने मेरी माँ की खूबसूरती को देखकर उनसे शादी कर ली थी। लेकिन जब उसकी पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने मेरी माँ को तलाक दे दिया और कहा कि अगर मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे पूरे परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं भी गरीब हो जाऊंगा। संगीत। अब मेरी बड़ी बहन मेरी मदद करती थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था लेकिन घर को ऐसे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि मेरी माँ भी दवाइयाँ लाती थी जो बहुत महंगी थी। माँ बिस्तर। लेकिन वह शादीशुदा थी और वोट नहीं दे सकती थी। शायद यह उसकी इच्छा थी। दुख प्यार ने उसे मार डाला था। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम अपनी पसंद से किसी से भी शादी कर सकते हो ताकि मैं शांति से रह सकूं। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। शादी करके क्या मिला? मैंने सोचा कि ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें महीने का अच्छा पैसा मिले। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जॉब मैनेजर के बारे में बताया कि वहाँ का मालिक बहुत शरीफ है, अच्छा इंसान है और तुम्हें नौकरी जरूर देगा। मैं वहाँ गया और जब मैंने मलिक को देखा तो हैरान रह गया। उसकी उम्र 36 साल थी। नाम सिंघानिया था। वह बहुत खूबसूरत इंसान था। मैंने ये बात अपने बड़ों को नहीं बताई। मैंने बस इतना बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा, आपसे पहले जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने भी बहुत से कोर्स किए हैं और मैं सुबह से बैठा हूँ कितने लोगों को रिजेक्ट कर चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप इस काम में बहुत अच्छे हैं। ये सच है कि मैं एक इंसान था। कहते हैं अच्छा इंसान दूसरों के दुखों का अंदाजा लगा सकता है। इसमें भी उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मैं मजबूर हूँ और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। जब मैं ऑफिस आया तो ऑफिस में बैठी एक लड़की ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, सुबह से इतने पढ़े लिखे लोग आए और सबको रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें रखा। तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं रखा। आजकल ऑफिस में किसी लड़की को सिर्फ उसके चेहरे के आधार पर रखा जाता है। आप बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आप कपड़े बहुत पहनती हैं। मैं कल से अच्छे कपड़े पहन रही हूँ लेकिन यहाँ आओ मिथि सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी सुंदरता अच्छी थी। मैंने एक लड़के के बटन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इस ऑफिस में शुरू किया मुझे कभी छुट्टी चाहिए। संगीत। मुझे लगा कि मेरे साथ उसका इस तरह का रवैया है लेकिन उसका दूसरों के साथ भी यही रवैया था। इसका मतलब है कि वह बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने मुझे एक फाइल दी और कहा कि तुम्हें इसे पूरा करना है, यह बहुत जरूरी फाइल है। कुछ देर डरने के बाद मुझे मेरी माँ से मदद मिली। माँ कल आई और मुझसे बोली कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, मैंने दवाइयाँ ली हैं लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने आंटी से कहा कि चिंता मत करो, आज जल्दी आ जाऊंगा। फिर मैंने फोन लगाया और अपने कमरे में जाकर काम में लग गया। कुछ देर डर के बाद मैंने अपनी माँ को फोन किया तो वो कल मुझे लेने नहीं आ रही थी। मैं परेशान हो गया। फिर सर वहां से जा रहे थे और मैं बाहर खड़ा था। मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछा, लिया? मैंने बताया कि माँ कल आई थी और अब बिस्तर पर लेटी है। उसने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो खाना खाने लगी और बोली, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मैं सर के साथ गाड़ी में बैठ गई और उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए कहा। वहां से आई और पता चला। फिर अचानक मेरी चीखने की आवाज सुनकर वो वापस आ गए क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं अपना सिर पीटने लगी कि मैं पहले क्यों नहीं आई। जब मेरी हालत इतनी खराब हो गई तो मैं बेहोश हो गई और मुझे एक हफ्ते बाद जब होश आया तब तक मेरी माँ की आरती संगीत बज चुकी थी।
मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब थी। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और ऑफिस आ गई। मुझे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है। मैंने कहा कि किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी और सोचा कि शाम तक ऑफिस में बैठूंगी और फिर देखूंगी कि कहाँ जा सकती हूँ। सारे लोग ऑफिस से बाहर निकाल दिए गए थे और मैं वहीं अकेली बैठकर रो रही थी। तभी सिंघानिया सर मेरे पास आए और मुझसे भागने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मकान मालिक ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भागने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ और वहीं रहो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। कहा नहीं, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ, मैं तो आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा कि यहाँ रहने से तो अच्छा है आप मेरे घर आ गए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैंने विश्वास किया और उसके घर आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक नौकरानी थी जो बहुत बूढ़ी थी, शायद उसी घर की। हम इसका ख्याल रखते थे क्योंकि बाहर एक चौकीदार था और एक और नौकरानी भी थी जो किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। इस महिला का नाम सुमन ने बताया कि यह लड़की आज से यहीं रहेगी। संगीत, संगीत, संगीत। उसने कहा, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, वह इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। उनका भी इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, इसीलिए उनके पास ऐसे लोगों के लिए बड़ा दिल है। शाम होने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शांति की जगह पर आ गया हूँ। अब मैं चिंतित हूँ? बिल्कुल नहीं, और शायद ऐसा ही था। रात को नौकरानी मेरा खाना मेरे कमरे में ले आई। उसने कहा कि आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खाना कमरे में ही मिल जाएगा। उसने मुझे सामने खड़ा किया और वहां से मैं अचानक पलट गया। फिर उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि यह घर अब तुम्हारा है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम तुम्हें कपड़े, जूते, सब कुछ दे देंगे। साहब, मैं खुद पैसे देता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना। मुझे यह सुनकर अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसका खाने का अंदाज बहुत अजीब था। मैंने कहा, वैसे भी रात को मेरे लिए कुछ कम नहीं होगा। मुझे जल्दी सोने की आदत है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तुम फिर से नौकरानी का काम करने लगी। अपने सारे जरूरी काम रात 9 बजे से पहले निपटा लो और कोई इसे मजाक में नहीं लेगा। यह बहुत गंभीर बात है। तुम्हें बस घर में रहते हुए इस बात का ध्यान रखना है। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने कहा कि मैं आपसे यह सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। केवल आप 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा ताकि आपको किसी भी चीज की गहराई का पता न चले। मैंने कहा, ठीक है, 9 बजे बाहर आऊंगा। इसके बाद कमरे से बाहर नहीं आऊंगा। मैंने कहा, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। अगर मैं कुछ पैसे बचा लूंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। उसने कहा, यह तुम्हारा मसाला है, भगवान तुम्हें आसानी दे, अब मैं यहाँ हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अभी बताओ। मैंने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कमरे के अंदर बाथरूम था। जरूरी सामान तो था ही, कमरे में टीवी भी था और वो भी ऐसे ही। वैसे भी 9 बजे के बाद का समय था। मुझे बाहर निकाल कर क्या करना था? मैं जल्दी सो जाता था, सुबह उठकर पूजा करके ऑफिस चला जाता था। यहाँ भी यही मेरी रोटी थी। आज रात मैं चैन से सोया और मेरी आज की रात भी चैन से गुजरे। यही मेरी माँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये याद आ रहा था पर खुशी थी कि मेरी इज्जत सलामत थी, वरना मैं क्या जाती। आज कई रातों के बाद चैन की नींद नसीब हुई।
साहब ने कहा था कि ऑफिस वालों को ये बताना जरूरी नहीं था, वरना वो मेरे घर में ही रहती, वरना वो गलत बातें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि किसी को नहीं बताऊंगा, कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। मुझे सिंघानिया सर की बातें बहुत अच्छी लगी कि वे मेरे साथ ऑफिस में थे। वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे हम एक ही घर में नहीं रहते। उन्होंने यह भी कहा था कि जय मुझे ऑफिस से घर नहीं ले जाएगा, जबकि मुझे भी उसी घर में जाना था, लेकिन मैं इसके खिलाफ था। एक दिन मुझे बड़ा अजीब लगा। नजारा देखा तो पाया कि सर अपने ऑफिस में बैठे थे और मैं कोई फाइल देने जा रहा था, लेकिन दरवाजे से ही उन्हें देखकर मैं साइड पर चला गया और फिर चुपके से उन्हें देखने लगा। मैं वहीं बैठा रो रहा था और हैरान था। सर, वो दोनों अलग अलग क्यों रो रहे थे? क्या बात है? उनके दौड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चे को लेकर रोया हो। वो बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे किस बात से दुखी थे। फिर कल किसी से बात करने के लिए मिले। थोड़ा डरने के बाद उसने कल ऐसा किया और साफ सफाई करने के बाद कुछ पैसे निकाले और लिफाफे में डालने लगा। जब मैं अंदर गया तो मैंने फाइल वहीं रख दी। लगा कि उसकी नज़र मुझ पर भी है। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मैं बहुत रो रही थी, इसीलिए वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने पूछा कि घर पर कुछ चाहिए या नहीं। मैंने कहा नहीं, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है, लेकिन सर, मैं हमेशा आपके घर में नहीं रह सकती। सबने कहा, मैं समझ सकती हूँ, जब तक आपको इंतजार न करना पड़े आप रह सकती हैं, लेकिन जहाँ भी आप घर खरीदेंगी पहले मुझे वो जगह दिखाओ। मैंने कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं पहुंचेगा जहां आपकी जान और इज्जत खतरे में हो, इसीलिए मैं आपको यह बात समझने के लिए कह रहा हूं। मैं रात 6 बजे अपने कमरे में था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने कमरे में 9 बजे से पहले ही खाना खा लिया था। सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद मुझे दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि आवाज़ पास से आ रही है, पर मैं अच्छी तरह जानता था कि यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। यह एक कस्बे में है। अरे, शायद कस्बे में नया निर्माण हुआ था, इसलिए यहाँ फ्लैट खाली थे और यह आवाज़ बहुत पास से आ रही थी। फिर मुझे यकीन हुआ कि यह अंदर से आ रही है, पर यह आवाज़ एक बुद्ध पुरुष और 2-3 लड़कियों की थी। वे एक साथ रो रहे थे। मैं हैरान थी। मुझे यकीन था कि आवाज़ यहीं से आ रही है, लेकिन इस घर में सिंघानिया सर के अलावा कोई और घर नहीं था। नौकर भी अपना काम करते हुए जय बोलते थे। शायद मैं नौकरानी भी वही थी, लेकिन पीछे उनके लिए एक क्वार्टर बना हुआ था और ये आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि बाहर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा गया था कि रात को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मैं इसके लिए नहीं गया, थोड़ा डरा हुआ था। आवाज़ आती रही, फिर कुछ टूटने की आवाज़ आई जैसे किसी ने कुछ तोड़ दिया हो, और उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। मेरा स्तब्ध रह गई और अगले 2-3 दिन तक ऐसी ही आवाज़ हर रात आती रही। एक दिन मैंने सुमन से पूछा कि क्या घर पर कोई और रिलीफ है। वो बोली, सिंघानिया साहब यहीं रहते हैं। मैंने कहा, उनके माता पिता और कोई और फैमिली मेंबर? उसने कहा कि हमने कभी उसके माता पिता से नहीं सुना, न ही उनसे सुना है। मैंने सवाल किया और कहा कि इस घर में कोई रिश्तेदार आता है। वो सोचने लगी कि तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं आता, वो अकेले रहते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद है। मैंने पूछा कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वो बोली, देखिए सर, जियन मेरा भाई है, वो मेरा बेटा, वो मुझे सब कुछ बताता है।
नहीं शादी से क्या होगा, वैसे भी वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जो उसकी जिंदगी में आएगी। मैंने कहा हाँ, बहुत किस्मत वाली होगी क्योंकि सिंघानिया सर बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। सुमन सब्जी काट रही थी, उसने हाथ हिलाया। वो बोली बिना मेरी तरफ देखे, कैसी आवाज बोली, जैसे डर गए हो। मैंने कहा कि वो किसी बाबा जी की आवाज थी और उसके साथ लड़कियों की आवाज आ रही थी जैसे वो रो रही हों। वो बोली अच्छा, तो तुम अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठे होगे। तुम्हें पता है टीवी की आवाज पूरे घर में घुस जाती है। कोई भी चीज जो मन में आए वो चल सकती है, लेकिन जब कोई फिल्म राम टीवी पर चल रही होती है तो उसके साथ म्यूजिक की आवाज भी आती है, जो फिल्मों और नाटकों में होता है। ऐसा भी हो सकता था कि उन्होंने कहा हो, इस घर में आप बहुत सवाल पूछते हैं। अगर मेरे घर में रहना है तो शांति से और आराम से रहो, जो चाहो वो मिलेगा, लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछो। साहब को ज्यादा सवाल पसंद नहीं है, मैं उनसे कभी सवाल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो ज्यादा सवाल पूछते हैं। अगर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई मसाला है तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि 5 मिनट के बाद ये एक मोड में चला जाता है, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, कभी कोई और ले जाता है। ये अलग तरह का होता है और कभी कुछ और तरह का होता है, जैसे कि यहाँ कोई मालकिन है। संगीत। हर रात मुझे लड़कियों की आवाज और बाबा जैसी भागदौड़ सुनाई देती थी। मैं करीब 15 दिन के लिए घर में रहने वाला था। यकीन मानिए गया कि ये टीवी की आवाज नहीं है। कोई भी रोज रोज टीवी पर एक ही चीज नहीं देख सकता। एक दिन सुमन मेरे कमरे में आई। वो मुझे खाना देकर जा चुकी थी। 9 बजे के बाद का समय था। मेरे कमरे में दस्तक हुई। दस्तक देते ही मैंने कहा, अच्छा, तो तुमने कहा था कि 9 बजे के बाद तुम्हें बाहर न ले जाऊं और खुद ही बाहर घूम रहे हो। मैंने सुमन को देखा, वह बहुत थकी हुई और थकी हुई थी। उसने कमर पर हाथ रखा हुआ था। मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा मेरे साथ चलो, अब तुम बड़ी हो गई हो, वैसे भी तुम्हारे बहुत शौक हैं, तो इस घर में कुछ जान है। अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे पता चल जाएगा। मैं उसकी इस अदा से डर गई कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मजबूर किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मुझे दूसरी मंजिल पर ले गए। वो मुझे एक तरफ ले जा रही थी और एक बड़े कमरे में जाकर मुझे छोड़ दिया। जब मैंने सामने देखा तो हैरान रह गया। कमरे में 49 जवान लड़कियां थीं। शायद उन्हें जवान कहना मुश्किल होगा, कुछ 12 साल की थीं, उसी उम्र की, और बुरी तरह रो रही थी। साथ ही वहां एक 70 या 80 साल के बाबा जी थे। उन सबकी हालत बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से रो रहे हों, लेकिन किसी ने उन पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि आज रात तुम सबका ख्याल रखना। शायद मेरी तबीयत बहुत खराब है। कहा कि ये कौन लोग हैं? फिर उसने मुझे ऐसी बातें बताईं, संगीत, संगीत, और साथ ही ये बाबा जो नशे में सड़क पर पड़े थे, उनको कुछ होश नहीं था। इन सबने उनसे गलत चीजें कम करवाई थी। अब हमने उन्हें खरीद लिया है, उन सबका इलाज चल रहा है और वे नशे के इतने आदी हो गए हैं। अब अगर उन्हें दवा नहीं मिलती है तो सारा खाना खा लेते हैं और मुझे पूरी रात उनका ख्याल रखना पड़ता है। दरअसल मैं एक नर्स हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आपको उनका ख्याल रखना है। बस उन्हें दवा दे दीजिए और सुला दीजिए। क्या आप यह कर सकते हैं? मैं हैरान था। कहा हाँ, जरूर करेंगे। उसने मुझे कम समझाया और एक तरफ बैठ गई। बुरा था, अब मुझे सब पता चल गया था। वो लोग भी उसी वजह से पैसे दे रहे थे और उन लोगों के लिए रो रहे थे।
वो कहते थे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उनकी मदद करने निकलता हूँ तो ऐसी कहानी सुनता हूँ कि पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं भी हर रोज उनका ख्याल रखता था। सुमन सोचने लगी कि साहब जी ने यह बात कही थी। कम से कम लोगों को तो यह बात पता चलनी चाहिए, इसीलिए तो तुम्हें मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और इसीलिए तो तुमने माना था कि रात को मुझे बाहर न ले जाना मेरी मजबूरी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। कुछ देर बाद मैंने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? साहब ने कहा कौन मुझसे शादी करेगा और फिर पूरी जिंदगी मेरे साथ लोगों का ख्याल रखते हुए बिताएगा। मैं चुप हो गया और वो भी चुप हो गया। संगीत, साहब जी तुमसे शादी करना चाहते हैं। संगीत, मैं राजा हूँ, उससे शादी करूंगी और उसके साथ रहकर ही अच्छा करूंगी क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत शांति मिलती है। मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया होगा पर मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उन्होंने शादी का संदेश भेजा था। मैंने कहा था कि हाँ, हमारी शादी बहुत अच्छी हुई। शादी संगीत में ही हुई थी। इसके बाद मैं सभी लोगों का ख्याल भी रखता हूँ। इनमें से 2 बच्चों के परिवार मिल गए हैं और मैंने उन्हें भेज दिया है। बाकी बचे बच्चों के परिवार की तलाश जारी है बाबा। हाँ, पहले से काफी बेहतर हो गया है। अब कोई रात को रोता नहीं है और अब ये लोग पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा सिंघानिया सर इसी तरह खून कमाने वालों को कम करते रहते हैं। सिंघानिया सर और मैं नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना पुराना घर एक गो बना लिया है। म्यूजिक, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई गलती हो तो माफ करें।